हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ रैपिड रिवीजन सीरीज में हिस्ट्री लेक्चर 4th एंड टॉपिक होगा आज का हमारा सिविल रिबिलियन, ट्राइबल अपराइजिंग, पीजेंट रिवोल्ट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे रिवोल्ट डिस्कस करे। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो उस सेशन को देखिएगा जरूर, जो आपका प्रीवियस सेशन था जहाँ पर हमने काफ़ी रिवोल्ट डिस्कस करे, और जो आज वाला सेशन है जहाँ पर हम बाकी के रिवोल्ट डिस्कस करेंगे। इन दोनों सेशन में से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करेंगे और सेशन में हम मेनली फोकस करेंगे पीजेंट रिवोल्ट पर। ठीक है जी, अब पीजेंट रिवोल्ट के जो मेन इश्यूज थे और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बेसिकली कानून व्यवस्था लागू करी गई थी उसको समझेंगे सबसे पहले, तभी हमारे को क्लियर होगा कि एक्चुअली में जो पीजेंट्स हैं वो क्यों बढ़ गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है जी, अब देखिए ये इज़्ज़तदारी सिस्टम है, इसको हम समझेंगे। ये मुगल्स के समय में लाया गया था, इसमें थोड़े चेंजेस करे गए वैरेन हेस्टिंग के समय में, तो हमें समझना जरूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। बट थोड़ा सा हम कंडीशन को समझते हैं 1765 में। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ, उसे प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ। ठीक है जी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमें समझ नहीं आएगा कि दीवानी राइट्स जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए थे। ठीक है जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इनके पास दीवानी राइट्स गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो इन्होंने टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ये प्रॉपर फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल कर लेना। 1766 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स की वसूली करी 150 लाख के आसपास। ठीक है जी, अप्रोक्स फिगर है। और 1764 में जब इनके पास दीवानी राइट्स नहीं थे तो नवाब यहाँ पर टैक्स वसूली करते थे। तो इस समय नवाब के समय में, मतलब 1764 में जो टैक्स वसूली होती थी वो राउंड होती थी 70 से लेकर 80 लाख मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो आप समझो कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर गई तो कितना ज़्यादा यहाँ पर टैक्स वसूला जा रहा है। ठीक है, और हमने समझा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के समय में ब्रिटिशर्स ने बंगाल वाले रीजन में ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया था। अब 1765 में ब्रिटिशर्स के पास जब दीवानी राइट गई तो इन्होंने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पर बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और ये इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, इनको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब यहाँ हुआ क्या, 1765 से लेकर 1770 तक इन्होंने जो टैक्स वसूला उससे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। जो बंगाल एक एग्रियन इकनॉमी माना जाता था, मतलब एग्रीकल्चर इकनॉमी के वाइज जो मुग़ल के अगर जब दृष्टि से देखें, मतलब जब मुग़ल रूल कर रहे थे तो उस समय ये बहुत ही अमीर स्टेट्स में आता था, तो ये 5 सालों में ही कोलैप्स कर गया। ठीक है जी, और इस समय फार्मर्स की हालत ऐसी होगी, फार्मर्स अपनी ज़मीन छोड़कर ही भागना शुरू कर गए। ठीक है, और 1770 में आ गया फेमाइन। ठीक है जी, जब फेमाइन आया तो उस समय 1/3 के आसपास लोग मर गए। और आपको पता होगा, हमारे एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अमृता सेन, उन्होंने कहा था ये मैन मेड फेमाइन है। ठीक है जी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इतनी बेकार थी कि उस समय फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, और यहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पैसा कमा रही है तो ये अमीर होगी, इनकी भी हालात देख लेते हैं। 1771 में ये बैंकरप्ट हो गए। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है, जो ये टैक्स वसूल रहे हैं, इसको भी तो हमें समझना जरूरी है। ये पैसा जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कंपनी हमारी बैंकरप्ट होगी, और साथ साथ उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा जो इंडियंस हैं वो मर रहे हैं फेमाइन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन समझो कि जो वैरेन हेस्टिंग का जो समय आया, मतलब जो इज़्ज़तदारी सिस्टम आया वैरेन हेस्टिंग के समय में, जो उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, उससे पहले की सिचुएशन क्या थी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम समझते हैं मुगल के समय में जो इज़्ज़तदारी सिस्टम था वो किस तरह से वर्क करता था, और वैरेन हेस्टिंग में यहाँ पर क्या चेंजेस करे। ठीक है जी, मुगल्स के समय में बहुत सिंपल था। मुगल्स रूल करते थे दिल्ली में। ठीक है जी, और जो भी उनके अंडर एरिया आता था वहाँ पर ये एक दीवान को अपॉइंट करते थे। ऐसा मान लो कि बंगाल इनके अंडर आता था और आता भी था। ठीक है जी, यहाँ पर ये इन्होंने एक दीवान को अपॉइंट किया, और ये एक एरिया को क्या बोलते थे, सूबा बोलते थे। ठीक है, ये भी याद रखना, सूबा। तो सूबा में इन्होंने दीवान को अपॉइंट करा, और दीवान क्या करता था, आगे जमींदार को अपॉइंट करता था, और जमींदार क्या करता था, फार्मर से टैक्स वसूली करता था। ठीक है, फार्मर ने टैक्स दिया किसको, जमींदार को, जमींदार ने किसको दिया, दीवान को। दीवान कहाँ पर ये टैक्स जमा कराता था, मुगल ट्रेजरी में। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इज़्ज़तदारी सिस्टम मुगल्स के समय में बहुत सिंपल था। अब राजा महाराजा के समय में एक कंडीशन ये होती थी, अगर फार्मर यहाँ पर ड्राउट लाइक कंडीशन फेस कर रहे हैं, ठीक है जी, या फिर मान लो कि मानसून ठीक ढंग से नहीं आया, ठीक है, या सॉइल की फर्टिलिटी रेट लो हो गया, मतलब जितना ये प्रोडक्शन करना चाहते थे, मतलब जितना ये अनाज उगाना चाहते थे उतना नहीं हो पाया, तो ये चले जाते थे राजा महाराजाओं के पास। तो राजा महाराजा इनको यहाँ पर छूट दे देते थे, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्स कम दे दीजिए, मतलब सिचुएशन को समझते थे। ठीक है, कई बार तो आपने देखा भी होगा, राजा महाराजा अगर खुश होते थे तो वो सोने की अशर्फियाँ भी दे देते थे। आपने
मूवीज़ में देखा होगा या फिर सीरियल्स में देखा होगा, मतलब सोने के सिक्के बांट देते थे। मतलब यहाँ पर देखा जाता था कि राजा महाराजा की टाइम में कंडीशन फिर भी कहीं हद तक सही थी, लेकिन फार्मर समझते थे कि ये कंडीशन भी बेकार है, ठीक है। लेकिन उनको क्या पता था कि पिक्चर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। पिक्चर कब स्टार्ट होती है? 1765 के बाद, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एंट्री करते हैं। अब इन्होंने एंट्री करी, तो एंट्री करने के बाद क्या हुआ, मैंने अब अभी आपको समझाया कि सिचुएशन किस तरह से गड़बड़ा गई और फेमाइन आ गया। अब वैरेन हेस्टिंग को लगा भाई ऐसे तो कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। वैरेन हेस्टिंग्स ने एक इज़्ज़तदारी सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए। इसने कहा कि टैक्स तो हमने वसूलना ही वसूलना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम टैक्स वसूलेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगाते हैं, हम बाइडिंग करते हैं। बाइडिंग समझते हो? मतलब यहाँ पर हम ऑक्शन में लेकर आते हैं, मतलब ये जितने भी ज़मींदार हैं या मनी लेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, जो मिडल मैन हैं, जो हमारे दलाल हैं, इनको हम ऑप्शन देते हैं। और ये मान लो कि 4 बंदे हैं, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर इस पूरी की पूरी ज़मीन के लिए बोली लग रही है। अब यहाँ फार्मर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन यहाँ पर मैं 100 kg अनाज उगा सकता हूँ। लेट अस एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी। ब्रिटिशर्स कह रहे नहीं, ऐसा नहीं, तेरे कहने पे नहीं हम चलेंगे भाई। फार्मर को कह रहे नहीं, ऐसे कोई कंडीशन ही नहीं है, हम चलेंगे अपने हिसाब से। इन्होंने बाइडिंग लगाई, इन्होंने कहा कि भी बोली लगाओ कि आप इस पर कितना ज़्यादा हमें टैक्स वसूल करके दोगे, या मतलब कितना ज़्यादा अनाज यहाँ पर आप उगा सकते हो, मतलब ये फार्मर से उगवा सकते हो, ऐसे समझ लो। अब ए ने बोला कि मैं यहाँ पर 120 kg उगवा सकता हूँ, ठीक है जी। अब चलो बोल दिया, ठीक है। अब बी ने बोला नहीं नहीं मैं तो 150, ठीक है। अब सी ने बोला 175, ठीक है जी। डी ने सीधा 300 kg बोल दिया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स किसके साथ हो लेंगे? जो सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा करके दे रहा है, तो डी के साथ हो जाएंगे। अब डी जाने और फार्मर जाने किस तरह से यहाँ पर इतना अनाज उगाया जाएगा। ब्रिटिशर्स को तो इतना चाहिए ही चाहिए, चाहे आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, चाहे अनाज के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो। जस्ट एग्जांपल को समझो यहाँ पर, अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो समझ में आ गया कि इज़्ज़तदारी सिस्टम होता क्या है। और ये डी को 5 साल के लिए पूरा का पूरा एरिया दे दिया जाता था, और यहाँ पर कहा जाता था कि आपने टैक्स वसूल करके देना है, ठीक है जी। अब इसके बाद हुआ क्या, कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई, क्योंकि फार्मर्स इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, और फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन ब्रिटिशर तो कर ही रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, साथ साथ यहाँ पर ज़मींदार्स ने भी करना स्टार्ट कर दिया। अब ज़मींदार्स ने एक्सप्लोटेशन किस तरह से स्टार्ट करा, देखो। अब एक लैंड जो मैक्सिमम 100 kg ही कर सकता है, मैंने आपको 200 kg बोल दिया, ज़्यादा हो गया, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए। मान लो कि यहाँ पर 100 kg को ही उगाना है, ठीक है, ऐसे समझ लो। और ड्राउट लाइक कंडीशन आ गई, या फिर मानसून को ज़्यादा ही आ गया, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जितना हम अनाज उगा सकते थे उतना नहीं उगा पाए, हम यहाँ पर 80 kg उगा पाए, ठीक है जी। अब 20 kg का लॉस हो गया। अब ये 20 kg के लिए फार्मर क्या करते थे, लोन ले लेते थे किनसे? ज़मींदार से, और ज़मींदार काफ़ी हाई इंटरेस्ट में इनको लोन देते थे। और अगर ये लोन नहीं चुका पाते थे तो इनकी ज़मींदार के पास, वैसे ज़मींदार के पास ही ये ज़मीन चली जाती थी, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर एक्सप्लोटेशन बहुत गजब वाला हो रहा था। जब ये एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करा, तो वैरेन हेस्टिंग ने यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी कि जो बाइंडिंग प्रोसेस है, और उसके थ्रू 1 साल का ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ज़मींदार्स को, ठीक है जी। तो मैक्सिमम यहाँ पर यही पॉइंट थे जो इज़्ज़तदारी सिस्टम में हमें समझने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आया परमानेंट सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको सेकंड सेशन में बताया था कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड में मैंने परमानेंट सेटलमेंट नहीं बताया था, क्योंकि ये हम डिस्कस करने वाले थे आज, ठीक है जी, क्योंकि हमें तभी समझ में आएगा जब हम रिवोल्ट समझेंगे। अब परमानेंट सेटल में हुआ क्या, 1793 में जो आया, इसमें कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा कि अब हमें ना एक ऐसी सिचुएशन करनी है कि हम जिम्मेदार को कहते हैं कि ये लैंड सारे के सारे आपके हैं, ठीक है जी। मतलब जो ऑनर है लैंड के वो कौन है? जमींदार, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं, ऐसे समझो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये लैंड है, इस पर हम फिक्स कर लेते हैं, हमें तो 100 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। अगर ज़्यादा आएगा वो ज़मींदार का, और ज़मींदार को लगेगा कि हाँ चलो फार्मर्स को भी देना चाहिए, वो फार्मर को दे। और यहाँ पर ज़मींदार को कहा जाएगा कि आपने सरप्लस में भी पैसा रखना है। सरप्लस वाला जो पैसा होगा वो इस लैंड पर ही खर्च करा जाएगा, चाहे यहाँ पर फार्मर्स को हेल्प करा जाए कि वो अपने इक्विपमेंट्स खरीद ले, या कुछ भी आप यहाँ पर कंडीशन लगा लो कि सरप्लस वाला पैसा इसी लैंड पर लगाया जाएगा, ठीक है जी। अब ब्रिटिशर्स को कितना चाहिए? 100 रुपीज़, ठीक है जी। मान लो कि 1 साल में 100 रुपीज़
150 रुपीज़ कमा लिया, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि 20 रुपये तो यहाँ पर ज़मींदार ने रख लिए, 10 फार्मर ने रख लिए, और 20 रुपये जो हैं वो सरप्लस में चले गए, मतलब ये लैंड पर लगाया जाएगा, ठीक है जी। और 100 रुपीज़ तो फिक्स है, ये ब्रिटिशर्स को देना ही है। नेक्स्ट ईयर मान लो कि 200 की कमाई हुई, अब ब्रिटिशर्स तो 100 रुपीज़ ही लेंगे, ठीक है जी। फार्मर्स यहाँ पर मान लो फार्मर्स को खुश करने के लिए 15 रुपये दे दिए, और ज़मींदार ने यहाँ पर 45 रुपीज़ रख लिए, ठीक है जी, और बचे 40 रुपये, ये चले गए सरप्लस में, ठीक है जी। अब मान लो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर सिचुएशन आई, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 80 रुपीज़ की कमाई हुई, तो ब्रिटिशर्स ने तो 100 रुपीज़ फिक्स लेने ही लेने हैं, तो ज़मींदार और फार्मर्स यहाँ पर पल्ले से देंगे। अब ज़मींदार तो यहाँ से देता नहीं था अपने पल्ले से, तो जाते थी बात सारी की सारी फार्मर पे, और फार्मर क्या करते थे, यहाँ पर लोन लेते थे ज़मींदार से, और सारा का सारा ये कर्जा, मतलब सारा का सारा ये पैसा किनको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई। अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ, एक तो इन्वेस्टमेंट जो सरप्लस था वो जो रेवेन्यू में मतलब रेवेन्यू में जो सरप्लस आ रहा था वो लैंड पे लगाना था, वो जमींदार्स लगाते नहीं थे, ठीक है जी। और जमींदार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है जी। एक फार्मर को ये सबसे बड़ी दिक्कत कि जमींदार एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं क्योंकि लैंड उनका है। फिर फिक्स्ड रेवेन्यू यहाँ पर कर दिया, और ब्रिटिशर्स चाहते हैं एज मच एज मतलब ऐसे समझ लो हाई एज हाई एज मच पॉसिबल, ठीक है जी। उसके बाद राइट ऑफ ऑनरशिप वाज मेड हेरिडिटरी, मतलब और ऐसे समझ लो कि जो जमींदार हैं उनके बाद उनके बेटे का, फिर उनके बेटे का, मतलब एक तरह का ये ट्रांसफरेबल बना दिया ब्रिटिशर्स ने। और अगर जमींदार यहाँ पर करप्ट निकले और जमींदार इस लैंड में फिक्स अमाउंट नहीं दे पाए, तो ऐसा नहीं है कि इनको बख्शा जाएगा, ब्रिटिशर्स इनसे इनका लैंड ले लेंगे, ये भी कंडीशन थी। और ब्रिटिशर्स को लगा था कि यहाँ से हमें रेगुलर इनकम जनरेट हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज़मींदार का जो एक्सप्लॉयटेशन था उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, ठीक है। साथ साथ ना इस पूरे के पूरे सेटलमेंट को सनसेट लॉ भी कहा जाता है। अब सनसेट लॉ क्यों कहा जाता है, यहाँ पर कंडीशन समझो, ऐसे समझो कि ब्रिटिशर्स ने बोला मंडे को हमें पैसा चाहिए, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या होती थी, अगर जब तक सनसेट नहीं है तब तक आपके पास टाइम है, जैसे ही सनसेट हुआ समझ लो आपकी शामत आई, ठीक है, इसलिए इसको सनसेट लॉ भी कहा जाता है। और यहाँ पर ज़मींदार बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया। बाद में चलकर ज़मींदार ने अपनी शहरों में घर बनाने शुरू कर दिए, और ज़मींदार ने भी यहाँ पर अपॉइंट कर लिए कि जो फार्मर्स से टैक्स वसूलेंगे। आप समझ रहे हो, ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार को अपॉइंट करे थे, लेकिन ज़मींदार तो अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं शहर में जाकर, और इन्होंने आगे पर्सनस को अपॉइंट कर लिया कि जाओ फार्मर से टैक्स वसूली करो। तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुआ, और इस वजह से काफ़ी जगह रिवोल्ट्स हुए, वो हम समझेंगे कहाँ का रिवोल्ट्स हुए, ठीक है जी। उसके बाद है रोहतवेरी सेटलमेंट। अब देखिए ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये लाया गया था बंगाल वाले रीजन में, ऐसे समझ लो। अब जो ब्रिटिशर्स के पास मद्रास वाली प्रेसिडेंसी थी ना, वहाँ पर किस तरह से सिस्टम लगाया जाए ये ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा था। अब हर जगह कंडीशन अलग अलग होती है, ऐसा तो होता नहीं कि हाँ भाई पूरे इंडिया में एक जैसा सा यहाँ पर रूल था। यहाँ पर राजा अपने हिसाब से रूल करते थे, मतलब एरिया वाइज रूल अलग अलग वे में होता था, और अलग अलग वे में यहाँ पर लोग रहना सहना अपना देखते थे। इसी को देखते हुए ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा था कि मद्रास में किस तरह की सेटलमेंट को हम लॉन्च करें, मतलब यहाँ पर तो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा था ब्रिटिशर्स को, ठीक है जी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया यहाँ पर, और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि डायरेक्टली यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर क्यों पावर गई, ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली फार्मर से डील करना क्यों मुनाफी समझा, और बीच में जो ज़मींदार थे उनको क्यों निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इन ज़मींदार्स को पॉलीगर्स कहा जाता था मद्रास वाले एरिया में, ठीक है जी। और आपको पता है साउथ वाले रीजन में जो काफ़ी लंबे समय के लिए रूल था विजयनगर अंपायर का, ठीक है जी। मैं आपको यही विजयनगर अंपायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल समझाता हूँ। और ये जो पॉलीगर्स थे ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, स्ट्रॉन्ग हो गए थे आफ्टर विजयनगर अंपायर। अब यहाँ पर कंडीशन समझो, देखो जी, विजयनगर अंपायर जो था वो कंप्लीट साउथ में रूल करता था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है विजयनगर अंपायर के कृष्णा देव राय, ठीक है जी। इनका सीरियल भी आता था, अगर आपने देखा होगा तो। खैर उस सीरियल में तो कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया, तो आप पढ़ सकते हो तमिलनाडु की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से है विजयनगर अंपायर। मैं भी डिस्कस करवाऊंगा इसको मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है जी। बट यहाँ पर कंडीशन समझो कि जब कृष्णदेव राय थे इन्होंने अपना राज्य को बहुत ही अच्छे से चलाया, और राज्य को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया कि राज्य में कोई दिक्कत ना आए। और पहला था मदुराई, ठीक है जी, और एक था जिंजी, होपफुली यहाँ पर मैं नाम सही ले रहा हूँ, और तीसरा नाम था यहाँ पर जो एरिया का तंजावुर, ठीक है जी। 3 एरिया में इन्होंने डिवाइड कर लिया। अब ये जो एरिया में डिवाइड करा गया था यहाँ पर बनाए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए नायक, ठीक है जी। ऐसे समझ लो
कि जो कृष्ण देव राय थे वो खलनायक थे और ये जो 3 एरिया में इन्होंने नायक अपॉइंट कर लिए, ठीक है जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं मदुराई का। और इनके अंडर वर्क कर रहे थे पॉलीगर्स। पॉलीगर्स क्या करते थे, यहाँ पर पॉलीगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जस्ट टैक्स वसूली का काम नहीं कर रहे हैं, ये तीनों जगह पॉलीगर्स हैं, ठीक है जी, ऐसे समझ लो, और तीनों ही जगह नायक हैं, ठीक है जी। अब ये पॉलीगर्स क्या क्या काम करते थे, स्टैंडिंग आर्मी, मतलब इनकी एक स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी, जब भी जरूरत होती थी विजयनगर अंपायर को किसी भी अन्य राज्य के साथ युद्ध लड़ना होता था तो पॉलीगर्स की आर्मी यहाँ पर हमेशा से खड़ी रहती थी, ठीक है जी। और इनको पैलेसेस दिए गए थे, फोर्ट्स दिए गए थे और ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है जी। साथ साथ ये लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे, मतलब अपने एरियाज़ में, ठीक है जी। और जो वहाँ पे डेवलपमेंट पर्पस के काम है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके पास थी, किनके पास, पॉलीगर के पास, ठीक है जी। तो मतलब आप समझ सकते हैं पॉलीगर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे विजयनगर अंपायर में, ठीक है जी। अब विजयनगर अंपायर धीरे धीरे वीक हुआ, जब वीक हुआ तो आपको पता है यहाँ पर अलग अलग एरिया में पूरा का पूरा साउथ किंगडम डिवाइड हो गया और उस समय पॉलीगर्स ने कुछ एरिया कैप्चर कर लिया और यहाँ पर इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। मतलब पॉलीगर्स स्ट्रॉन्ग हो गए। अब जब पॉलीगर्स स्ट्रॉन्ग हुए तो पॉलीगर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आमना सामना हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप हमें टैक्स दीजिए, तो पॉलीगर्स ने क्या कहा, वी विल नॉट पे एनी टैक्स, हम कोई आपको टैक्स नहीं देने वाले, ठीक है जी। अब इस बात को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा का पूरा गुस्से में थे कि किस तरह से हम पॉलीगर को सप्रेस करें, तो इन्होंने यहाँ पर जो टैक्स की वसूली है वो डायरेक्टली किनसे करी, फार्मर से, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, रोथ। अब समझ में आ गया आपको कंडीशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रोयत थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वो बहुत खुश थे और ये पहले एक्सपेरिमेंट करा गया था सर थॉमस मुंडो, तो ये गवर्नर ऑफ मद्रास से इन्होंने लागू करा था 1820 में, लेकिन इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट करा गया था अलेक्जेंडर ने, ठीक है जी। और ये एक स्मॉल स्केल पर एक्सपेरिमेंट था। मैं आपको एरिया का नाम बता देता हूँ, 12 महल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। समटाइम्स ये कंडीशन भी पूछ ली जाती है रोहतवरी सेटलमेंट की, और ये सक्सेसफुल हुआ था, डेट्स वाई इसको लागू कर दिया गया था पूरे के पूरे मद्रास रीजन में। मतलब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले डायरेक्ट डील कर रहे हैं रोहत के साथ, मतलब कल्टीवेटर्स के साथ। अब कल्टीवेटर्स को लगता था ठीक है, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर पॉलीगर्स क्या है, एंगेज्ड में है, ठीक है जी। लेकिन जो पीजेंट्स थे, मतलब जो कल्टीवेटर्स थे या फिर रोथ थे, उनको भी एक टाइम में गुस्सा आने लग गया। अब यहाँ पर रोथ को कुछ राइट्स दिए गए थे, मतलब हेरिडिटरी कर दी गई थी, जो लैंड है वो आपकी है, आपके बाद ये आपके सन की है, उसके बाद उनके सन की है, मतलब ऐसे ऐसे ये ट्रांसफरेबल होती रहेगी। चलो इस कंडीशन में इनको लगा कि ठीक है ये। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या होता था, ब्रिटिशर लैंड असेसमेंट करवाते थे। अब ये लैंड असेसमेंट सिर्फ नाम का ही होता था, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ब्रिटिशर्स ने लैंड असेसमेंट कराया लेकिन अपने हिसाब से ये टैक्स लगाते थे। फिर लैंड असेसमेंट का फ़ायदा ही क्या, बट चलो यहाँ पर ये कागज़ वर्क करते थे, मतलब एक तरह से कंडीशन रख देते थे कि हमने तो बिल्कुल देख कर ही करा है, आप इतनी कमाई कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पाए तो गलती आपकी ही है, ठीक है जी। उसके बाद एनुअल एग्रीमेंट करवाते थे रोड के साथ कि एनुअल एग्रीमेंट हो गया, और साथ साथ यहाँ पर टैक्स लगा दिया इन्होंने 50% के आसपास का, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि चलो 50% टैक्स है, एनुअल एग्रीमेंट है और लैंड असेसमेंट के थ्रू आपने यहाँ पर टैक्स लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रोयत के बीच में, जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे वो यहाँ पर इनसे रिश्वत मांगते थे, ठीक है जी, ब्राइब मांगते थे कि अगर आपने ब्राइब नहीं दी तो हम लैंड असेसमेंट में कुछ गड़बड़ी कर देंगे, ऐसे ऐसे इनको मतलब धमकियां दी जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे रोथ, ठीक है जी। और मतलब यहाँ पर इनको टैक्स भी एक टाइम में ज़्यादा लगने लगा, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुए, रिवोल्ट्स होने शुरू हो गए। तो यहाँ कंडीशन समझ में आ गई रोहतवारी की, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है महालवारी सेटलमेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 1822 के आसपास बेसिकली महालवारी सिस्टम लाया गया था और इंट्रोड्यूस करा गया था इसको 1833 में होल्ट मैकेंजी के अंडर, ठीक है जी। अब महालवारी सेटलमेंट क्या था, देखो सॉरी, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, जो पंजाब वाला एरिया, यहाँ पर क्या होता था, विलेज में ना कंप्लीटली एक ग्रुप हुआ करता था। मतलब ऐसे समझ लो एक विलेज है, यहाँ पर मान लो जितनी भी लैंड है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ये किसी एक पर्सन की नहीं होती थी, ये विलेज की होती थी। यहाँ पर सभी आकर खेती करते थे और अपने अकॉर्डिंग अनाज ले जाते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी। मतलब यहाँ एक तरह से ग्रुपिज्म में ये खेती करते थे, ठीक है जी। मतलब एक विलेज की कम्युनिटी थी। अब इनको बड़ा ज़्यादा दिक्कत आई कि हम डील करें तो किसके साथ करें। अब यहाँ तो विलेज पूरा का पूरा क्या है, कम्युनिटी बनाकर बैठा है, ठीक है जी। तो इनको एक बात समझ में आई कि विलेजेस में एक हेडमैन होता है जिसको लंबरदार कहा जाता है। आज भी हमारे हरियाणा पंजाब में ये टर्म को यूज़ करा जाता है, लंबरदार।
आपने सुना भी होगा, पंजाबी सॉन्ग्स में भी ये वर्ड यूज़ करा जाता है। अब लंबरदार कौन है? विलेज का हेड। तो ब्रिटिशर्स को लगा क्यों ना हम टैक्स वसूली का काम इसके थ्रू करें। अब लंबरदार के थ्रू इन्होंने टैक्स वसूली का काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, जितने भी नॉर्थ साइड के एरिया जो मैंने आपको एरिया बताया, यहाँ पर इन्होंने माहलवारी सिस्टम लगाया। अब इसका नाम माहलवारी कैसे पड़ा? देखो, विलेज को कहा जाता था माहल, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? माहलवारी सेटलमेंट। ठीक है जी, और यहाँ पर लैंड असेसमेंट के थ्रू टैक्स देखा गया कि कितना हमें लेना चाहिए, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ टैक्स लगाया 66%। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्रिटिशर्स टैक्स वसूला करते थे। लंबरदार या फिर तालुकदार, वैसे लंबरदार कहा जाता था इनको, तालुकदार अवध वाले रीजन में कहा जाता था, लेकिन कंप्लीट अगर हम हरियाणा पंजाब वाला मध्य प्रदेश वाला रीजन समझे तो वहाँ लंबरदार कहा जाता था। ठीक है जी, चलिए अब देखिए कुछ पीजेंट रिवोल्ट है जो हमें समझने होंगे। अभी हमने सेटलमेंट्स को बहुत अच्छे से समझा, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि रिवोल्ट किस तरह से हमें देखने को मिले। सबसे पहला रिवोल्ट है हमारा इंडिगो रिवोल्ट। अब इंडिगो रिवोल्ट 1856 से 1860 के बीच में चला। वैसे ये 1859 और 1860 में इसका एक पीक पीरियड था। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स यहाँ पर फोर्सफुली तरीके से फार्मर्स को बोलते थे कि आप इंडिगो की खेती कीजिए। ठीक है जी, अब दो तरह से यहाँ पे इंडिगो की खेती करी जाती थी, एक निजी सिस्टम, एक रियायती सिस्टम। निजी सिस्टम क्या होता था, यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स थे, मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि प्लांटर्स थे, ये मेनली यूरोप के ही होते थे, जो प्रोड्यूस करते थे एक लैंड में, और कंट्रोल इन्हीं के पास होता था, और ये इंडिगो की खेती करते थे। ठीक है जी, चलो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से ही कर रहे हैं। लेकिन रियायती सिस्टम में क्या होता था, ये मजबूर करते थे फार्मर्स को कि आप इंडिगो प्लांटेशन करिए, और ये बंगाल में ही वैसे स्टार्ट हुआ था, और ये एक्सपोर्ट करते थे इसका इंडिगो का। इंडिगो होता क्या है, नील, जो हम आज की डेट में घर में यूज़ करते हैं ना, उसी को बेसिकली इंडिगो कहा जाता है। उस समय डाई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इंडिगो, तो एक्सपोर्ट होता था इसका यूके, यूरोप, इवन चाइना में भी। ठीक है जी, बट पीजेंट यहाँ पर अपोज करते थे इस तरह की कल्टीवेशन का, क्योंकि पीजेंट को पता था कि इस तरह की अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो सोयल का जो फर्टिलिटी रेट है वो लो हो जाएगा, पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता था। तो अब यहाँ पर फार्मर्स को ये लगता था, पीजेंट्स को ये लगता था कि अगर हम इसकी जगह राइस की खेती करें वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली टैक्स भी तो देना है। लेकिन यहाँ पर फोर्सफुली तरीके से ये करवाते थे कि आप इंडिगो की खेती कीजिए। ठीक है जी, और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, समटाइम्स तो इनके घर के पर्सन को किडनैप कर लेते थे, इलीगल कन्फिनमेंट करते थे, अटैक करते थे इनकी वुमेन पर, चिल्ड्रन पर। ठीक है जी, समटाइम्स इनको मारा पीटा जाता था, मतलब बहुत बुरे हाल कर दिए थे यहाँ पर प्लांटर्स ने, जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं। ठीक है जी, अब पीजेंट्स यहाँ पर भड़क गए। नाडिया डिस्ट्रिक्ट में दो पर्सन है जिनका नाम है दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु चरण बिश्वास। ठीक है जी, इन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया। ठीक है जी, जब रिवोल्ट छेड़ा तो ये रिवोल्ट बहुत ज़्यादा एक तरह से आग पकड़ गया। ठीक है जी, और इस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स इसको कंट्रोल करना चाहते थे, बट क्या हुआ यहाँ पर इस रिवोल्ट की वजह से ब्रिटिशर्स को लगा कहीं हमारे खिलाफ हमें मतलब एक बहुत डेंजरस रिवोल्ट ना हो जाए, मतलब ये रिवोल्ट कहीं ज़्यादा ना भड़क जाए, और इसको सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए 1757 में रिवोल्ट होकर हटा है, अगर इस तरह का रिवोल्ट होगा तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को यहाँ सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है जी, अब पीजेंट वर्सेस ये यूरोपियन प्लांटर्स के बीच में जो रिवोल्ट चल रहा था, इस समय जो यूरोपियंस हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, वो चाहते थे कि हम यूरोपियन प्लांटर्स का ही साथ दें। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पर बिगड़ी। 1860 में ब्रिटिशर्स ने फाइनली कहा कि रोड्स कुड नॉट बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, और फाइनली जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उनको बात समझ में आ गई, और उन्होंने इस जो एक तरह से मतलब एक तानाशाही थी उसको ख़त्म करा, और वो वापस चले गए। ठीक है जी, और इसमें जो इंडिगो रिवोल्ट है इसमें मेनली 2 पर्सन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक पर्सन का आप नाम याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, समटाइम्स क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। दीन बंधु मित्रा, इन्होंने एक प्ले लिखा था नील दर्पण 1859 में, और इसको ब्रिटिशर्स ने बैन भी कर दिया था, और इसने काफ़ी ज़्यादा हवा दी थी इंडिगो फार्मर्स, मतलब जो इंडिगो का विरोध कर रहे थे फार्मर्स। ठीक है जी, एक हरीश चंद्र मुखर्जी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है जी, एडिटर ऑफ हिंदू पेट्रोइट पब्लिश रिपोर्ट इंडिगो कंपेन एंड ऑर्गेनाइज मास मीटिंग। ठीक है जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको नील विद्रोह भी कहा जाता है, ब्लू रेबलियन भी कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है ये। नेक्स्ट है पबना अनरेस्ट। ठीक है जी, अब पबना अनरेस्ट एक सीरीज ऑफ रिवोल्ट है, 10 साल हमें देखने को मिला 1870 से लेकर 1880 तक। और ये बेसिकली हुआ क्यों था, एक्ट एक्स को पास करा गया था, या फिर ऐसे समझो रेंट एक्ट ऑफ 1859।
ठीक है जी। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या यहाँ फार्मर्स के सामने कंडीशन रखी कि अगर आप 12 साल के लिए कल्टीवेशन करते हैं एक लैंड पर, वो एरिया आपका, वो लैंड आपकी, ठीक है जी। बट यहाँ पर कंडीशन है, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, और बिल्कुल नीचे लिखा होता है T&C अप्लाई, ठीक है जी, बड़ा बड़ा लिखा होता है 75% ऑफ, हम खुश हो जाते हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो फिर वो T&C की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों ही आए। तो यहाँ पर कंडीशन भी थी, तो ब्रिटिशर्स ने कंडीशन क्या लगा दी, टाइम टू टाइम आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फार्मर को लगता था ठीक है 12 साल के बाद हमारा कम से कम ये लैंड तो हो जाएगा और कल्टीवेशन हम लोग कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो जमींदार हैं वो चाहते नहीं थे कि ये जो लैंड है ये फार्मर्स का हो जाए, मतलब 12 साल तक ये यहाँ पर कल्टीवेशन करें और टाइम टू टाइम टैक्स दें और ये लैंड फार्मर्स का हो जाए। तो जमींदार ने यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, एनहांस कर दिया टैक्स, ठीक है जी, इलीगल रेंट लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, धक्काशाही यहाँ पर करना शुरू कर दिया, फोर्सिबल एविक्शन करना शुरू कर दिया। और एक टाइम तो ऐसा होता था इनके जो एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे उनको उठा के ले जाते थे, कैटल्स को ये सीज कर लेते थे, और क्रॉप को जो ये उगाते थे और अपने पास रखते थे स्टोर करके, वो उठा के ले जाते थे, ठीक है जी। इनके खिलाफ केस करने शुरू कर दिए, फालतू के लिटिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। अब जमींदार यहाँ पर एक तरह से तानाशाही पे उतर आए हैं, तो यहाँ पर रिवोल्ट तो होना बनता ही था जमींदार के अगेंस्ट, ठीक है जी। तो पीजेंट ऑफ यूसुफ जाई परगाना, ठीक है जी, इन पटना डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड एन एग्रियन लीग और कम्बिनेशन टू रेजिस्ट द डिमांड ऑफ द जमींदार्स, ठीक है जी। ये लाइन का रट्टा मार लो, ये एज इट इज आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये सीरीज ऑफ रिवोल्ट है और जमींदार्स की सारी गलती है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक एक्ट पास करा, रेंट लॉ कमीशन 1880, ठीक है जी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टेटमेंट आई, सिविल कोर्ट के ऑर्डर के बिना किसी भी फार्मर की जो ज़मीन है वो उससे नहीं छीनी जाएगी, मतलब वहाँ से फार्मर्स को नहीं निकाला जाएगा। और एक याद रखना 1880 का एक्ट आया था रेंट लॉ कमीशन, और एक 1885 में भी आया था बंगाल टेनेंसी एक्ट, हाँ बंगाल टेनेंसी एक्ट सही है, ठीक है जी। तो ये दोनों याद रखना, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स ने भी साथ दिया था, ये नेम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, RC दत्त एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है किसान सभा मूवमेंट। किसान सभा मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपके रिवोल्ट्स है ना, मैं ये सारे के सारे करवा रहा हूँ, चाहे वो आपके 1857 रिवोल्ट से पहले हो चाहे 1857 के रिवोल्ट के बाद हो, मतलब 1947 से पहले पहले जितने भी रिवोल्ट हुए वो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं एक ही क्लास में, ठीक है जी। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि आप कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब करवाना चाहते हैं, वो आप टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अभी देखिए किसान सभा मूवमेंट में हुआ क्या 1857 का जब रिवोल्ट हुआ उस समय आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले ली गई, ठीक है जी। डायरेक्ट कंट्रोल चला गया ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स वसूली ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दी, ठीक है जी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ये फिगर्स आपको गूगल पे मिल जाएगी। 15 मिलियन पाउंड टैक्स वसूली करा जाता था 1857 में, ये फिगर है एग्जैक्टली, रट्टा मार लो। उसके बाद 1910 के आसपास, मतलब 1857 और 1910 में जो टैक्स वसूली होनी शुरू हुई वो लगभग 20 मिलियन पाउंड की होगी, ठीक है। अभी आपको फिगर तो 5 का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पर भैया यहाँ पर मिलियन पाउंड है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इतना ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है और फार्मर्स यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं पूरा, ठीक है। अब जो किसान सभा मूवमेंट है ये बेसिकली चाहती थी, मतलब किसान चाहते थे कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ मिले, ठीक है जी। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी इनके साथ आती नहीं थी। अब हुआ क्या, 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वार 1 जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन राइज हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपने खर्चे चलाने हैं और जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनके लिए ब्रिटिशर्स धक्के से यहाँ से अनाज ले जाते थे, मतलब जो हमारे हक का अनाज है वो भी यहाँ पर इनके सोल्जर्स के लिए जा रहा था। मतलब अल्टीमेटली जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हुई थी, ठीक है जी। फार्मर्स गुस्से में थे, अब फार्मर्स को चाहिए था यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है जी। अब आपको पता है 1916 में होम रूल लीग आई, ठीक है। होम रूल लीग ने यहाँ पर गांव-गांव जाकर लोगों से बात करना शुरू करा। जब लोगों से बात करना शुरू करा तो आपको पता है विलेजेस में ज़्यादा किसान लोग ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर होम रूल लीग की हेल्प से 1918 फरवरी में यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभा इस्टेब्लिश कर दी गई, ठीक है जी। 1980 फरवरी में
किसान सभा इस्टेब्लिश करेगी यूनाइटेड प्रोविंस। मैं यूपी लिख रहा हूँ, यहाँ पे आज वाला यूपी ना कंसीडर कर लेना, यूनाइटेड प्रोविंस है, वैसे एरिया तो वही था चलो, बट यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस आप देख लेना। ठीक है जी। अब ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था किसान सभा मूवमेंट, इसको जब ये मतलब एक मूवमेंट बन गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तब इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल गया। ठीक है जी। अब इसके लीडर्स आपने याद रखने, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस सेशन में भी कि लीडर तो आपको याद होने ही चाहिए। अब लीडर्स कौन कौन से थे? गौरी शंकर, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मतलब लेंथ वाइज थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिले, बट हम सभी की सभी मूवमेंट्स इसी में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम कोई और कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सभी की सभी मूवमेंट्स इसी में ही होंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी लेंथ वाइज आपको दिक्कत आएगी, बट चलिए कोई बात नहीं। तो गौरी शंकर, इंदिरा नारायण, इंदिरा नारायण द्विवेदी। ठीक है जी। ये दो नाम तो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। होपफुली यहाँ पर मैं इनका नाम स्पेलिंग्स वगैरह सही लिख रहा हूँ, बट चलिए गौरी शंकर, इंदिरा नारायण द्विवेदी, एंड और भी बहुत सारे नाम थे, मैं आपको बता देता हूँ। झिंगोरी सिंह, दुर्पाल सिंह, दुर्गापाल सिंह, सॉरी दुर्गापाल सिंह। ठीक है जी। और एक नाम आपने याद रखना है, ये एज इट इज पूछा भी जाता है, बाबा रामचंद्र। मैं आपको बताऊंगा बाबा रामचंद्र का आगे भी नाम आएगा। ठीक है जी। और इन्होंने किसकी हेल्प से किसान सभा मूवमेंट चलाया था? मदन मोहन मालवीय जी की हेल्प से। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने ये 5 नाम साथ में मदन मोहन मालवीय जी को भी याद रखना है। अब जून 1919 में क्या हुआ, 450 के आसपास किसान सभा की ब्रांचेस ओपन हो गई। ठीक है जी। मतलब किसान सभा इतनी जल्दी से स्प्रेड कर रहा था, अपनी ब्रांचेस बना रहा था, और एक ही साल में 450 ब्रांचेस बन गई। अब कांग्रेस का सपोर्ट इनको मिला हुआ है। अब यहाँ पर कांग्रेस अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में आ जाती है तो डेफिनेटली एक वेटेज मिलेगा। अब 1920 में आप सब जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है जी। क्योंकि जलियांवाला बाग मास्कर हुआ और भी बहुत सारी सिचुएशन थी, रॉलेट एक्ट आ गया था, मैंने क्वेश्चंस में करवाए भी थे, अगर आपने वो क्वेश्चन सीरीज देखी होगी डेली डोज की, उसमें रॉलेट एक्ट मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, जलियांवाला बाग मास्कर बहुत अच्छे से कराया था, वो देख लेना एक बार। तो 1920 में गांधी जी ने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू कर दिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लागू किया गया तो बहुत सारे जो किसान सभा के लोग थे वो यहाँ पर नाराज हो गए। उनको लगा कि गांधी जी ने हमारे हक में तो बात ही नहीं करी, मतलब किसान की तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर रखी ही नहीं, तो हम इसका साथ नहीं देंगे। तो किसान सभा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो कहती थी गांधी जी जो कर रहे हैं उन्हीं के साथ हो जाओ, बस गांधी जी हम लोगों को एक तरह से पार लगाएंगे, मतलब हमारे देश को आज़ाद करवाएंगे। और एक जो गुट था वो चाहता था यहाँ पर नहीं, हम तो अपने लोकल इश्यूज पर ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हमें ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, कांग्रेस ने हमारी यहाँ पर बात नहीं रखी तो हम इनसे अलग चलेंगे। ठीक है जी। तो 1920 में ये मूवमेंट क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब किसान सभा 2 पार्ट में बट गई, और जो सेकंड पार्ट बना उसको कहा जाता है अवध किसान सभा बाय बाबा रामचंद्र, मतलब यहाँ पर अवध किसान सभा बनाई गई। ठीक है जी। अब अवध किसान सभा का मेन मोटिव क्या था, मेन मतलब मोटिव क्या था कि ये चाहते थे कि जो लोकल इश्यूज हैं उनको हम किस तरह से हल करें। और लोकल इश्यूज क्या थे, ब्रिटिशर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, साथ साथ जो जमींदार्स का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, तो उसको हम कहीं हद तक रोक पाएँ। ठीक है जी। तो इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या रखी, तो जो भी बेदखल लैंड है, मतलब मान लो किसी फार्मर्स को निकाल दिया जाता है किसी लैंड से, तो उस लैंड पर कोई भी जाकर एग्रीकल्चर नहीं करेगा। ठीक है जी। और ब्रिटिशर्स फोर्सफुली लेबर बहुत ज़्यादा करवाते थे, जिसको हरी एंड बेगर कहा जाता है, मतलब बेगर एग्रीकल्चर आप कंसिडर कर सकते हो, तो वो भी कोई नहीं करेगा। अगर फोर्सफुली एग्रीकल्चर करवाया जाएगा तो इसका विरोध करेंगे हम। ठीक है जी। और यहाँ पर जो अंग्रेजी बाजार है, मतलब जहाँ पर अंग्रेजों का सामान मिलता है, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया सामान, ब्रिटिश गुड्स है, तो उसका बहिष्कार करेंगे और उनको लूटेंगे। ठीक है जी। साथ साथ उनके हाउस लूटेंगे, ग्रेनरीज जो मतलब हाउस हैं उनको लूटा जाएगा। तो कंडीशन यहाँ पर बिगड़ गई। अब देखो यहाँ पर लूटपाट होगी स्टार्ट। अब जब लूटपाट जब स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली क्या है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा पुलिस सप्रेस्ड करवाने आ जाती है। अब जो अवध किसान सभा थी उनका क्लैश हुआ पुलिस वालों के साथ, और पुलिस वालों ने ये सारा का सारा जो मूवमेंट था वो सप्रेस्ड करा दिया। ठीक है जी। पुलिस जब एंट्री करती है तो ये मूवमेंट सप्रेस्ड हो जाता है। और ये मूवमेंट कहाँ हमें देखने को मिला था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फैजाबाद, ठीक है जी, और रायबरेली, रायबरेली डेफिनेटली आपने सुना होगा, और एक एरिया है सुल्तानपुर। ये तीनों एरिया आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। फैजाबाद तो आपने डेफिनेटली वेब सीरीज में भी सुना होगा। अब देखिए ये किसान सभा जो थी वो सेकंड पार्ट में डिवाइड हुई, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे
अच्छा, नेक्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा पढ़ लेते हैं। जो एका मूवमेंट है इसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा, मैं भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऑल इंडिया किसान सभा, देखो जी, ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म करी गई थी अप्रैल 1936 में लखनऊ में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे शाहजानन सरस्वती और जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा। ठीक है जी। अब जो शाहजानन सरस्वती थे वो एक पीजेंट लीडर थे, उत्तर प्रदेश और बिहार से आते थे। और इंदुलाल याग्निक एक एक्टिविस्ट थे, मतलब इसी सभा के, जिन्होंने किसान मैनिफेस्टो लिखा था। अब मैनिफेस्टो आपने सुना होगा, है ना, लाइक एज इलेक्शन होते हैं तो हम इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत ज़्यादा वादे किए जाते हैं, ठीक है ना। अब वादे कितने ज़्यादा सफल होते हैं आप सब जानते हैं, है ना। जैसे लाइक एज एग्जाम्पल भी आप कंसिडर कर सकते हो मैनिफेस्टोज़ का। लेकिन ये मैनिफेस्टोज़ बहुत ही जेन्युइन थे उस समय। यहाँ पर फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन मैनिफेस्टो में वही बातें रखी गई थी जो बिल्कुल जायज़ थी। अब मैनिफेस्टो बिल्कुल ठीक नीचे दे भी रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग फार्मर फ्रॉम द पेइंग एडिशनल टैक्सेस, ठीक है जी। 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। मिनिमम वेज ऑफ फॉर लेबर, ठीक है जी, मतलब वेज वाला कंसेप्ट तो आज भी है ना, अगर हम देखते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ 10 आवर्स, ठीक है जी। एंड एब्डिकेशन ऑफ बेगर, फोर्स लेबर को आप बंद करो। रिकोनाइजेशन ऑफ किसान सभा, मतलब जो किसान सभा बनाई गई उसको रिकोनाइज करो, ठीक है जी। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल लीव्स एंड बैटल वर्किंग कंडीशन, ठीक है जी। ऑब्वियसली आप कहीं पर भी काम करो तो ये कंडीशन तो फुलफिल होनी भी चाहिए। अब ये जो मैनिफेस्टो था इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मान लिया, अडॉप्ट कर लिया फजलपुर सेशन 1936 में। लेकिन लेटर ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसान सभा के साथ सभी के सभी जो रिश्ते थे वो तोड़ लिए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा से चल रहे थे, ऐसा किसान इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था। मतलब जो किसान सभा थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी, ठीक है जी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमारी पार्टी में वायलेंस करने वालों की कोई जगह नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सभी के सभी जो एक रिश्ते थे या ऐसे समझ लो जो टाइप थे वो तोड़ लिए गए थे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अडॉप्ट कब करा था, 1936 का जो फैजलपुर सेशन था। उसके बाद है एका मूवमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया एका मूवमेंट में जिक्र होता है अवध किसान सभा का, ठीक है जी। अब हुआ क्या यहाँ पर, जो लोकल इश्यूज थे अवध किसान सभा के, उन्होंने कहा कि हम तो उसी के ऊपर फोकस करेंगे, हम गांधी जी की विचारधारा के साथ नहीं चल रहे, मतलब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर देखा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो ब्रिटिशर्स ने एक अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, ठीक है जी, मतलब किसानों को खुश करने के लिए। अब जो अवध किसान सभा है वो खुश हो गई, क्योंकि उनके मेनली मुद्दे क्या थे। एक तो जमींदार यहाँ पर क्या करते थे, एक्सप्लोटेशन करते थे। एक्सप्लोटेशन कैसे करते थे मैंने आपको वहाँ नहीं बताया, यहाँ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एका मूवमेंट से ही वो क्वेश्चन आता है। ये जमींदार क्या करते थे, नजराना लेते थे। अब नजराना क्या होता है यहाँ पर समझो, लाइक एस मान लो कि एक जमींदार के घर में शादी है किसी बेटा और बेटे की, लाइक मान लो कि ये जमींदार है, इसके बेटे और बेटे की शादी है, तो इन्होंने कहा कि फार्मर्स को नजराना दो, ठीक है जी। जमींदार के घर में कोई भी बेटा या बेटी पैदा हुई है तो नजराना मांग लेते थे, ठीक है। लाइक मान लो कि इनके घर में डेथ हो गई जमींदार के घर में, तो फार्मर से नजराना मांग लेते। अब ये नजराना ना अलग ही था, मतलब इसमें ब्रिटिश जो फार्मर्स थे वो समझते थे कि हमारे साथ फालतू के पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब इसका कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है जी। मतलब एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन अलग ही लेवल पर चल रहा था ये। अब इसी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने ये नजराने वाला कंसेप्ट हटा दिया था, अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया उसमें हटा दिया था। अब यहाँ पर किसान खुश थे कि चलो कुछ तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया हमारे साथ, लेकिन उनको क्या पता था कि ज़मींदार से अगर हम नजराना वाला जो एक उनका हक है या नजराना वो ले रहे हैं हमारे पे एक तरह से फोर्सफुली तरीके से, अगर वो हम हटवा देंगे तो ज़मींदार यहाँ सुधर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ज़मींदार ने यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, रेंट हाई कर दिया, ठीक है जी। 50% यहाँ पर रेंट इंक्रीज कर दिया। आप समझ सकते हो 50%, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ऊपर से ये ठेकेदार क्या करते थे, मतलब जो ताल्लुकदार हैं वो फार्मर्स को पीटना शुरू कर दिया, ठीक है जी। जब पीटना शुरू कर दिया तो बहुत ही दिक्कत आई और फोर्सफुली तरीके से काम करवाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और एक क्या होता था कि जो ये रेंट होता था ना, समटाइम्स ये कई जगह पर बटाई सिस्टम था। बटाई सिस्टम क्या होता है कि भी आधा रेंट जमींदार देंगे, आधा फार्मर देंगे, और ये आधा आधा करके ब्रिटिशर्स को दे देंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जमींदार कहते थे हम नहीं देंगे बटाई, बटाई भी तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लॉइट हो रहे थे। अगर फार्मर्स इसका अपोज करते थे तो ये जो जमींदार हैं इन्होंने अपने गुंडे रखे होते थे, मतलब जो ताल्लुकदार हैं या जमींदार, तो वो पीटते थे फार्मर्स को। अब फार्मर्स यहाँ पर मजबूरी हो गए कि करें तो करें क्या। और ये पूरा का पूरा जो ये एका मूवमेंट का जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये अवध के नॉर्थ रीजन में चला था। और नॉर्थ रीजन में कौन कौन से एरिया आते थे, सीतापुर,
बरैच और हरदोई, ठीक है जी, ये एरियाज यहाँ पर कंसिडर कर लेना, सीतापुर, बरैच और हरदोई। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए उठकर, उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम, जो ये ताल्लुकदार आते हैं इनसे रिसिप्ट लो, मतलब जो ये फार्मर से रेंट लेते हैं और जो भी टैक्स लेते हैं, जो ब्रिटिशर्स को देते हैं ये ताल्लुकदार, ठीक है जी, फार्मर से रेंट लेकर, और ये ज़्यादा ले लेते हैं फार्मर से, तुम एक काम करो रिसिप्ट मांगो इससे, जितना ब्रिटिशर्स ने तुम पर लगाया उनकी रिसिप्ट लो, तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो फार्मर्स ने यहाँ पर ताल्लुकदार को कहा कि हमें रिसिप्ट दो, ठीक है जी। अब ताल्लुकदार तो आपको पता ही है पहले से ही यहाँ पर मार रहे हैं फार्मर्स को, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने और पीटना शुरू कर दिया फार्मर्स को, ताल्लुकदार ने। अब फार्मर्स यहाँ पर परेशान ही हो गए कि करें तो करें क्या, हमने तो रिसिप्ट मांगी थी, इन्होंने तो हमें मार दिया, पीट दिया, ठीक है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई यहाँ पर। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक तरह से एकता हो गया, एकता समझते हो ना, जैसे एक वर्ड होता है एकता होगी, ठीक है, एक का मूवमेंट, मतलब आप समझो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए कि इनका तो कोई इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा रिवोल्ट वाली कंडीशन आ गई, यूनाइटी मूवमेंट सा हो गया ये, ठीक है। सभी के सभी लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने एक गांव में क्या करा, एक लैंड को, मतलब एक छोटी सी जगह को खोद दिया, ठीक है जी, और इसको इस तरह से यहाँ पर एक खड्डा किया और यहाँ पर पानी डाला और इसी को गंगा जल समझ लिया, ठीक है जी। और यहाँ पर पंडित जी बुलाए और पंडित जी से हवन हुवन करवाया, ठीक है जी, और सभी ने यहाँ पर गंगा जल, जो यहाँ पर ये पानी डाला था, इसी को गंगा जल समझा और इसी पानी को हाथ में उठाया, हाथ में उठाकर इन्होंने मतलब इस पानी को साक्षी मान के, इस गंगा जल को साक्षी मान के पंडित जी के सामने कसमें खाई कि हम ताल्लुकदार को अब रेंट नहीं देंगे, ठीक है जी। और जो रिकॉर्डेड रेंट है अगर देंगे तो सिर्फ वही देंगे, उनको फालतू का रेंट नहीं देंगे। अगर ताल्लुकदार हम पे हाथ उठाएंगे तो हम भी उन पे डंडा उठाएंगे, ठीक है जी, मतलब पिटेंगे नहीं हम, और यहाँ पर अगर ये पीटना चाहेंगे तो इनको ही पिटेंगे हम पकड़ के। और जो क्रिमिनल ठेकेदार हैं इनका हम अलग से इलाज करेंगे, ठीक है जी। और पंचायत का फैसला, जो यहाँ पर यूनिटी हुई है और पंचायत ने जो भी डिसीजन लिया वो हमारे को सबको अमान्य होगा, मतलब हम यही इसी फैसले के ऊपर चलेंगे, ठीक है जी। अब ये पूरा का पूरा मूवमेंट एक यूनिटी मूवमेंट बन चुका है। यहाँ पर ठेकेदार को लगने लग गया कि भाई अब तो हमारी खैर नहीं, जितने भी ताल्लुकदार हैं उनको पकड़ पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, मतलब ये पूरा का पूरा मूवमेंट वायलेंस है। अब जहाँ वायलेंस आती है वहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस किनारा कर लेती है। आपको पता है गांधी जी की विचारधारा क्या थी, नॉन वायलेंस, ठीक है जी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पूरे के पूरे मूवमेंट में आई नहीं, और इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे, मदारी पासी, ठीक है जी। फिर एक टाइम आया ब्रिटिशर्स ने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को सप्रेस्ड कर दिया और ये मूवमेंट खत्म हो गया। तो समझ में आ गया आपको एका मूवमेंट क्या था। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 एरिया बताए मैंने, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, जो यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट था, ठीक है जी। उसके बाद 2 स्लाइड्स हैं जो आई थिंक इस पीपीटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, एकदम से वो रिमूव होगी, बट मैं यहाँ आपको करवा देता हूँ। खेड़ा सत्याग्रह एंड बारदोली सत्याग्रह, जब मैं आपको पीपीटी शेयर करूँगा टेलीग्राम में तो मैं आपको डाल दूंगा इसमें नोट्स में, ठीक है जी। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह ये आपको पता है अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है जी, मैं AH लिख रहा हूँ, यहाँ पर अहमदाबाद है, ठीक है जी। अब ये पाटीदार कम्युनिटी हुआ करती थी अहमदाबाद, मतलब जो गुजरात वाला रीजन है, ये फार्मर्स पाटीदार कम्युनिटी से थे, ये बहुत रिच हुआ करते थे। बट हुआ क्या, 1899 के आसपास यहाँ पर एक छापियन, ऐसी नाम है, छापनिया, हाँ छापनिया अकाल आया, ठीक है जी। अब अकाल आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी फार्मर्स की, फिर यहाँ पर ड्राउट लाइक कंडीशन, अकाल आते रहे और एक प्लेग आ गया 1917 के आसपास। मैंने आपको अहमदाबाद मिल करवाया था, अगर आपने मेरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेशंस देखे हैं, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, उस समय प्लेग आया था, ठीक है। तो प्लेग एपिडेमिक में लगभग 30,000 के आसपास लोग मारे गए थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोग तो अपनी जगह ही छोड़कर यहाँ से मूव ऑन करना, मतलब यहाँ से जाना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। अब ये इस कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने जो खेड़ा के लोग थे, मतलब जो पाटीदार कम्युनिटी से थे, उन पर टैक्स लगा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग 23% टैक्स हाइक कर दिया, कि आपको खेती पर 23% हाइक कर दिया। अब आप कहेंगे सर कोई कंडीशन तो होगी यहाँ पर टैक्स को हाइक करने के लिए, बिल्कुल कंडीशन है, ठीक है। जो लैंड असेसमेंट होता था उसके बिहाफ पर ये क्या करते थे,
टैक्स को हाइक कर देते थे। ठीक है, तो इनको लगा कि ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पर अब जो खेड़ा है, जो एरिया है, यहाँ काफ़ी अच्छे से खेती हो पाएगी और इतना हाइक करना जायज़ है। ठीक है जी, लेकिन अब खेड़ा के फार्मर्स को लगा ये तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है जी, ये पहुँचते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी तो बिजी हैं, अहमदाबाद मिल केस चल रहा था। ठीक है, वहाँ पर बिजी चल रहे थे। अब ये जाएँ तो जाएँ कहाँ, तो गांधी जी ने यहाँ पर भेजा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है जी, तो सरदार पटेल जी जाते हैं तो वहाँ पर सभी की सभी सिचुएशन को देखते हैं और सिचुएशन को भांपने के लिए गांव-गांव में विजिट भी करते हैं। इनके साथ बहुत सारे लीडर्स भी थे, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। नरहरी, मैं आपको डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब डिटेल में समझ लेते हैं और एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं तो हमें याद हो जाता है चीज़ों को। ठीक है, अगर हम मतलब शॉर्टकट में समझे तो अगर हमारे पेपर में, क्योंकि आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने हैं तो दिक्कत बहुत आ जाएगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा हम डिटेल में इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। मोहनलाल पांड्या, ठीक है जी, और एक लीडर का नाम आप याद रखेंगे, अयूब तायब जी। ठीक है जी, ये लीडर्स जो थे वो स्टडी करने के लिए गए, मतलब एक तरह से देखने के लिए गए खेड़ा में एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। अब इन्होंने खेड़ा की प्रॉब्लम देखी, आसपास के विलेजेस में देखा बहुत ही दिक्कत है, तो इन्होंने एक पेटिशन डाली, एक रिक्वेस्ट डाली, या पेटिशन समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, बात एक ही है, ब्रिटिशर्स को कि भैया आपने जो ये हाइक करा है ये गलत है, कोई सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पर देने वाली, आपने किसके बिहाफ पर इतना ज़्यादा टैक्स हाइक कर दिया है। ब्रिटिशर्स ने इस पेटिशन को मानने से इनकार कर दिया, मतलब ये जो टैक्स लगाया गया इसको स्क्रैप करो, ये कहना था सरदार पटेल जी का और खेड़ा के लोगों का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पेटिशन रिजेक्ट कर दी। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स की एक कंडीशन हुआ करती थी कि अगर ड्राउट लाइक कंडीशन है और एक जगह पर आप 1/4 भी अनाज नहीं उगा पा रहे हो, तब हम आपकी कंडीशन को सुनेंगे। अब आप यहाँ पर समझो कि इस पेटिशन में ये कंडीशन भी बहुत अच्छे से मेंशन थी कि यहाँ पर लोगों का इतना बुरा हाल है कि 1/4 मतलब 1/4 भी अनाज को नहीं उगा पाएंगे। ठीक है जी, तब भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है गांधी जी की। ठीक है जी, गांधी जी आए, गांधी जी ने बोला कि यहाँ पर सुनो गांव वालों, अब हम सत्याग्रह करेंगे। ठीक है जी, लेकिन सत्याग्रह की कुछ कंडीशंस हैं, आपको हाथ नहीं उठाना, आपको जितना भी गुस्सा आए आपने गुस्से को दबा के रखना है, ब्रिटिशर्स को मारना नहीं है और टैक्स नहीं देना। ठीक है जी, इन्होंने जितना पीटना है पीट लेने दो, हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे, ज़मीन छिनती है छिन जाए, हमें जेल में डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, जितना मारना है मार लें, हम मर जाएँ भूखे मर जाएँ, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, ये मेरी कंडीशन है। अब यहाँ पर खेड़ा के जो किसान थे उन्होंने गांधी जी की बात मान ली, सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रह के बाद ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कौन आ चुके हैं, गांधी जी। और ब्रिटिशर्स ने कंडीशन को देखकर यहाँ पर 23 जो हाइक किया था 23%, उसको हटाकर 6.03% हाइक कर दिया। ठीक है जी, तो कंडीशन समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट हमारा जो तेभागा मूवमेंट से पहले हम एक और मूवमेंट करेंगे, बारदोली मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 10 सेकेंड जी, पीपीटी में ऐड कर दूंगा जैसे ही आपके टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे। अब बारदोली सत्याग्रह जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये मैंने कई बार डेली डोज में भी डिस्कस किया और हिस्ट्री के जो सेशंस हैं, जो क्वेश्चन सेशन थे ईपीएफओ के रिगार्डिंग, उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। पर चलिए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अब 1928 के पास बारदोली सत्याग्रह हुआ, ये सूरत डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, गुजरात अलग नहीं था, आपको बताइए। ठीक है जी, अब 1896 में क्या हुआ, इस एरिया में लास्ट लैंड असेसमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बिहाफ पर ऐसा कहा जाता था कि 30 साल बाद यहाँ लैंड असेसमेंट होगा। तो 1926 में लैंड असेसमेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कहा कि 30% आपको लैंड रेवेन्यू हाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर लैंड रेवेन्यू का जो टैक्स है वो 30% बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो बारदोली के लोग थे उन्होंने कहा कि हम कैसे यहाँ पर इतना टैक्स दे पाएंगे, तो बारदोली के फार्मर्स पहुँच गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास पहुँचे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में महात्मा गांधी जी ने आगे कर दिया सरदार पटेल जी को। ठीक है जी, और ये एक इकलौता ऐसा मोमेंट था, मतलब अगर किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, जहाँ पर वुमेन्स का सहयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है जी, और इसी मोमेंट में एक वुमेन ने बोला था पटेल जी को कि आप हमारे सरदार हैं, आप हमें लीड कर रहे हैं, डेट्स वाई इनका नाम पड़ गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब ये टाइटल बेसिकली यहीं से ही मिला था इनको, ऐसे समझ लो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर कंडीशन रखी कि टैक्स नहीं देंगे, कसम खाओ, और हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम यहाँ में नॉन वायलेंस तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे। ठीक है जी, 13 यहाँ पर छावनीज बनवाई। छावनीज बोले तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे, छावनीज होती हैं कैंप्स। ठीक है जी, ऐसे समझ लो, कैंप्स बनवाए
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और बारदोली वीकली भी चली, ठीक है जी। और साथ साथ इंटेलिजेंस विंग भी यहाँ पर बनाई गई। इंटेलिजेंस विंग क्या करती थी, गांव गांव जाके सिचुएशन को चेक करती थी, कहीं वायलेंस जैसी कंडीशन तो नहीं है, और बस मारपीट यहाँ पर स्टार्ट नहीं करनी, ये पूरा का पूरा उद्देश्य था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए मारपीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। और जब मारपीट करना स्टार्ट करा तो 2 अगस्त 1928 को गांधी जी की एंट्री हो जाती है, ठीक है जी। जब गांधी जी की एंट्री होती है तब ब्रिटिशर्स को लगता है कि भैया अब तो हमें हार माननी पड़ेगी, तो बारदोली सत्याग्रह में भी ब्रिटिशर्स की हार हुई। ब्रिटिशर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने झुक गए, ठीक है जी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब एक पर्सन का नाम था मैक्सवेल एंड ब्रूमफील्ड, इन्होंने एक ट्रिब्यूनल भी बनाया, ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। एक ट्रिब्यूनल सेटअप करा गया भाई कितना यहाँ पर टैक्स होना चाहिए, और ये टैक्स हो गया 6% के आसपास। तो यहाँ पर भी एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी, ठीक है जी। और लास्ट जो हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे वो है तेभागा मूवमेंट। बाकी हम सिर्फ शॉर्टकट में समझेंगे और मूवमेंट समझेंगे कि हाँ ये मूवमेंट में हुआ क्या था, लीडर्स कौन थे, बस ये थोड़ा सा डिटेल में समझने वाला है तेभागा मूवमेंट। अब देखिए तेभागा मूवमेंट 1946 में ये बंगाल रीजन में हुआ था। यहाँ हुआ क्या कि जो जोतेदार्स हैं, जोतेदार्स के काफ़ी नाम हैं ऐसे, इनको कई बार हौलादार भी आ जाता है, और घंटीदार भी आ जाता है, घंटीदार, ठीक है जी। और ठेकेदार, ऐसे समझ लो, ठीक है जी, ये एक ही नाम है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा मसला था वो किसके बीच में था, शेयर क्रॉपर्स के बीच में। शेयर क्रॉपर्स लगा लो, बाग चासी लगा लो, इनके भी काफ़ी सारे नाम कंसीडर होते हैं, और लेबर लगा लो। यहाँ पर एक मैंने नाम बाग चासी लिखा हुआ है और एक अधिहार लिखा हुआ है, तो अधिहार लगा लो, ठीक है जी। और एक नाम और यहाँ पर याद रखना, बारगर दर्स, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर शेयर क्रॉपर्स कौन होते थे, जो बेसिकली यहाँ पर वर्क करते थे, लेबर थी, ठीक है जी। ये सारा का सारा अनाज उगाते थे, और अनाज उगाने के बाद ये यहाँ पर मान लो कि 100 kg यहाँ पर अनाज उगाया इन्होंने, शेयर क्रॉपर्स ने, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो घंटीदार थे, मतलब ठेकेदार थे, इनको बुलाते थे, तो 50-50 के डिवाइड कर लेते थे, मतलब 50 कौन ले जाता था, ठेकेदार, और 50 कौन ले जाता था, शेयर क्रॉपर्स, ठीक है जी। अब शेयर क्रॉपर्स को यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी कि सारा काम हम करें और ये बेमतलब का यहाँ पर 50 50% ले लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये जो तेभागा मूवमेंट है, इससे पहले ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास कर दिया था, और वो लॉ कौन सा था मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसका नाम था लैंड रेवेन्यू कमीशन, ठीक है जी, लैंड रेवेन्यू कमीशन, इसका नाम अलग सा था, एक मैं बताता हूँ, लैंड रेवेन्यू कमीशन, हाँ। साथ साथ इसको फ्लाउड कमीशन भी कहा जाता था, ये नाम याद रखना, फ्लाउड कमीशन। अब फ्लाउड कमीशन या फिर लैंड रेवेन्यू कमीशन में क्या डिसाइड करा गया था, 1940 में आया था ये, कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको 2/3 मिलेगा जितना भी वो अनाज उगाएंगे, और 1/3 किनको मिलेगा, जो जोतेदार हैं, ठीक है जी। और इसी को 1/3 को कहा जाता है तेभागा, ठीक है जी। अब ये पूरी की पूरी लड़ाई क्या थी कि 1940 में ये रेवेन्यू कमीशन आने के बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था, ठेकेदार यहाँ पर अपनी मर्जी चलाते थे, और इसी के चलते हुए पूरा का पूरा रिवोल्ट हो गया जब बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने यहाँ पर एंट्री मारी। किसने एंट्री मारी, बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है जी। ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक विंग थी, ठीक है जी, कम्युनिस्ट पार्टी की एक विंग थी, यहाँ पर ध्यान रखना। और इन्होंने जब एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा गया, और जो शेयर क्रॉपर्स हैं इन्होंने एक तरह से मतलब यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया जोतेदार के अगेंस्ट, और मतलब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक तरह से ऐसे समझ लो कि वायलेंस हो गया था, ठीक है। इसको पुलिस को आकर ये पूरा का पूरा वायलेंस दबाना पड़ा था, पुलिस ने बहुत ही ब्रूटली इसको हैंडल करा था, ठीक है जी। और उस समय बंगाल का पार्टीशन भी चल रहा था, और ये मूवमेंट वहीं के वहीं सप्रेस्ड हो गया। बंगाल में वैसी मुस्लिम लीग थी, तो ये मूवमेंट को ज़्यादा हवा नहीं मिली, ठीक है। बट ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये कुछ एक सेंट्रल स्लोगन भी है, निज कमारे धन तोलो। अब इसका मतलब क्या होता है एक बार गूगल कर लेना, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद है डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स जो हैं ये जस्ट हम ओवरव्यू लेंगे नहीं सभी की सभी रिवोल्ट्स का, ठीक है जी। ये रोहतवारी एंगेज के उसमें आया था डेक्कन रीजन में, मतलब ये पूरा का रिवोल्ट रोहतवारी सिस्टम से आया था, ठीक है जी। और इसमें हुआ क्या,
1864 में जो अमेरिकन सिविल वार हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लैंड रेवेन्यू को हम बढ़ा देंगे 50% 1867 में, जिसके बाद वहाँ पर जो मानसून की कंडीशन है वो बहुत बेकार आई थी, मतलब ऐसे समझ लो ड्राउट लाइक कंडीशन हो गई थी, बैड हार्वेस्ट कंडीशन थी और अनाज इतना उगा नहीं था और जो फार्मर्स हैं वो ये टैक्स नहीं दे पाए थे और इसी वजह से सारा का सारा रिवोल्ट हुआ। और ये जितना भी ये रॉयट्स थे, मतलब ये जो लोग थे, मतलब जो फार्मर्स हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ करा था कि हम ब्रिटिशर्स से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे और ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देंगे। तो ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एक हाईलाइट हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद है तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था, ठीक है जी। और ये एक तरह का बहुत ही एक्टिव मूवमेंट था, ठीक है जी, जो आंध्रा रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ये मूवमेंट। और इस मूवमेंट में हुआ क्या, अल्टीमेटली जो एक ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास थी तेलंगाना की, देशमुख रेड्डी, डोरास, जागीरदास, इनको बेसिकली एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, ठीक है जी। और यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस लगाई जा रही थी इनके ऊपर और इसी वजह से यहाँ पर ये रिवोल्ट भड़का। द रूलिंग एलाइट केप्ट वेथी एंड वेथी अ काइंड ऑफ फोर्स लेबर टू डू मिसलेनियस वर्क इन देयर फील्ड, ठीक है जी। मतलब ये रिवोल्ट बेसिकली तेलंगाना मूवमेंट कहलाता है। उसके बाद है वेलुथम्पी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रावणकोर 1808 और 1809 में हुआ। वेलुथम्पी ये एक दीवान थे त्रावणकोर के और ये बेसिकली एग्जिस्ट करते थे नैर बटालियन, और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के असिस्टेड बाय नैर बटालियन, ठीक है जी। और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको ऑफिस से हटा दिया था, मतलब जो दीवान की पोस्ट थी वो हटा दी थी, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था वेलुथम्पी, ठीक है जी। उसके बाद है पाइखास विद्रोह रेबिलियन 1817। ये पाइखा जो था एक ट्रेडिशनल एंगेज था, मतलब ये गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा के अंडर सर्विस करते थे, ठीक है जी। और एज अ रिजल्ट बख्शी जगा बंधु विद्याधर एक मिलिट्री चीफ थे जो खुर्दा किंगडम से थे, इन्होंने पूरा का पूरा जो रिवोल्ट है इसको ऑर्गेनाइज करा था। ये पूरा का पूरा रिवोल्ट आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। यहाँ पर हुआ क्या, इनके कुछ मतलब ऐसा समझ लो, एक तो रेवेन्यू को लेकर ये पूरा का पूरा रिवोल्ट भड़का था, ठीक है जी। साथ साथ यहाँ पर कंडीशंस लगा दी गई थी, मतलब इन लोगों के ऊपर, तो ये रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स को बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी थी इस रिवोल्ट को सप्रेस्ट करने के लिए, ठीक है, बट बाद में चलकर ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस्ट कर दिया था। उसके बाद है अहम रिवोल्ट। इसको वैसे तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में फिर कभी, लेकिन अभी के लिए जस्ट समझो कि यहाँ पर हुआ क्या। एक ट्राइब होती थी मोहमारिया ट्राइब, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा जो रिवोल्ट है आपको यहीं से ही समझना पड़ेगा। लगभग 1822 से पहले जब असम बिल्कुल बर्मीज़ के अंडर चला गया था, तो उससे पहले मोहमारिया रिबिलियन ने एक अपने रिवोल्ट किया था जो अहम के मतलब किंगडम था उसके एंगेंस्ट, और ये रिवोल्ट लगभग 32 ईयर्स चला था, ठीक है जी। और इस रिवोल्ट ने कहीं ना कहीं अहोम को बहुत वीक कर दिया था, जो फोर्स लेबर थी अहोम की वो उनको नहीं मिलती थी, और डेट्स वाई मतलब पूरा का पूरा एरिया वीक हो गया था, ऐसे समझ लो, ठीक है जी। अब 1788 के पास मोहम्मदिया कंपेन कैप्चर रंगपुर वंस अगेन, एंड जो किंग थे गुरुनाथ सिन्हा ये बेसिकली भाग गए और एक तरह के नेबरिंग लैंड में रहने लग गए, ठीक है जी। 1792 में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये एक तरह से वीक हो गया था, ऐसे समझ लो। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने मौका देखा। फर्स्ट बर्मिस वार हुए 1824 1826 में, और ब्रिटिशर्स ने ये पूरा का पूरा एरिया कब्जा लिया। पहले तो ब्रिटिशर्स ने बोला हम असम को विड्रॉ कर देंगे, लेकिन बाद में ऑप्शनिटी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने एरिया कब्जा लिया, ठीक है जी। फिर लोकल सपोर्टर्स साथ में आए, और यहाँ पर रूलर का नाम है गोमधार कोंवर, और एक रिबिलियन हुआ ब्रिटिशर्स और इनके बीच में 1828 के आसपास, लीडरशिप ऑफ गोमधार कोंवर, और ये ओहम प्रिंस थे, ठीक है जी। यहाँ पर लोकल जो लोग थे उन्होंने इनका काफ़ी साथ दिया और ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट, ठीक है जी। और जो लोकल जो पर्सन्स थे उनका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, धनंजय बोगोनियन एंड जयराम कारघेरिया, ऐसे कुछ इनका नाम था, ठीक है जी। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो रिवोल्ट था उसको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस्ड किया। बाद में जब ये सप्रेस्ड हुआ तो कॉन्वर तो नागा हिल्स में भाग गए थे, बट ब्रिटिशर्स ने नागा हिल्स में जाके इनको अरेस्ट किया, फिर इनको 7 साल की सज़ा सुनाई, ठीक है जी। इम्प्रीजमेंट में डाल दिया गया था, मतलब जेल में डाल दिया गया था। अंडमान एंड निकोबार काला पानी की सज़ा दी गई थी इनको, ठीक है जी। तो ये रिवोल्ट को भी बेसिकली शांत कराया गया था, और बाद में ब्रिटिशर्स को लगा कि असम में इस तरह के रिवोल्ट हो सकते हैं। जो अपर असम है वहाँ पर एक महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को
अपॉइंट करा गया, ठीक है जी, एज अ असमीज किंग। और ब्रिटिशर्स रिटर्न कर दिया था एक तरह से जो असम का किंगडम है, असम किंग को, ठीक है, ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे। उसके बाद है खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग जो एक प्रोमिनेंट ट्राइब थी हिली रीजन में, जो जानतिया एंड गारो हिल्स में रहती थी, ठीक है जी। ये भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने पूरा पूरा हिली एरिया कब्जा लिया, ठीक है जी, और जो बर्मिस वार के समय में। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्शन हो, और रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ब्रिटिशर्स मतलब ये जो पूरी पूरी ट्राइब है इनको लगा कि हमारा एरिया कब्जा रहे हैं, ठीक है जी। और इसी के चलते हुए पूरा का पूरा रिवोल्ट हमें एक तरह से अपराइजिंग देखने को मिला, और इस अपराइजिंग को भी ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। लेकिन आपको लीडर का नाम यहाँ पर याद रखना है, तीरथ सिंह। उसके बाद है सिंह पोस्ट रिविलियन। सिंह पोस्ट रिविलियन भी एक तरह का जो रिवोल्ट था वो खासी रिवोल्ट के आसपास ही देखा गया था 1830 के आसपास, ठीक है जी। और इस रिवोल्ट में जो सिंह पोस्ट थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को मार दिया था, पर्सन को मार दिया था, कर्नल वाइट को 1839 के आसपास। तो ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था। और लीडर कौन थे सिंह पोस्ट के, निरंग फीडे, ठीक है जी। और बाद में चलकर ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस किया और कैप्चर कर लिया था, ठीक है जी। और फिर फाइनली ये रिवोल्ट भी ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। उसके बाद है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग जो है ये एक तरह का छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखा गया था। मतलब ये पूरा का पूरा जो रिवोल्ट है इसमें जो लैंड को लेकर ये पूरा का पूरा रिवोल्ट था, ठीक है जी। इंस्टेंट कॉज बिहाइंड देयर अपराइजिंग वाज द ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड इन रांची एंड सिंगबम, हजारीबाग एंड पलमाऊ एरिया ऑफ छोटानाग प्लेट्यू, ठीक है जी। मतलब जो पहले जिनके पास राइट थे उनसे राइट लेकर ये बेसिकली किसी और को दिए जा रहे थे, तभी ये राइट बेसिकली मतलब ये पूरा का पूरा अपराइजिंग मूवमेंट देखा गया था। और इसमें जो लीडर थे उनका नाम आपने याद रखना है, बुद्धो भगत। जो मैंने इंपॉर्टेंट सारे के सारे रिवोल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से करवा दिए। उसके बाद खोंड अपराइजिंग। ये खोंड हिल्ड, ये भी हिली रीजन वाला एरिया है तमिलनाडु एंड बंगाल का, ठीक है जी। यहाँ पर होता क्या था, ये एक अपना मतलब एक कल्चर फॉलो करते थे, ठीक है। सेक्रीफाइस मतलब एक खोंड सेक्रीफाइस्ड मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी, ठीक है जी। मारिया प्रैक्टिस अंडर विच द खोंड सेक्रीफाइस मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये तो बहुत गलत है, मतलब एक तरह से वाइल्ड है, सिविज इनह्यूमेन है कि आप एक तरह से मतलब ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को लगा कि ये तो हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट देखने को मिला था। चक्रा बिश्नोई इसके मेन लीडर थे, ठीक है जी। उसके बाद अदर अपराइजिंग है नायक दास 1858 से लेकर 1859 देन 1868 अंडर द लीडरशिप ऑफ रूप सिंह एंड जोरिया भगत इन गुजरात, ठीक है जी। उसके बाद काचा नागास, ये आपको असम में देखने को मिलेगा, लीडरशिप ऑफ समभुंदन एंड ताना भगत मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास, ठीक है जी। उसके बाद चैंसूज, ये अराउंड नालामाला हिल्स आंध्र प्रदेश के आसपास, और लीडरशिप हनुमंतु, ठीक है जी। ये सभी की सभी जो आपको रिवोल्ट्स करवाए हैं, जितने मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिए हैं उनके आपको जस्ट लीडर्स याद रखने हैं, बाकी डेफिनेटली आपका इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। और ये रिवोल्ट्स को अच्छे से देखिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 1857 का रिवोल्ट या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिस्कस करें, या आप चाहते हैं कि हम कमीशंस डिस्कस करें जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट करे गए थे, जैसे कि लाइक एज एजुकेशन कमीशन हो गए, या बहुत सारे कमीशन थे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अगर वो हम डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।